हेलो स्टूडेंट्स, हम अपने सीक्वेंस के जो वीडियोस आपको दे रहे हैं उन्हीं वीडियोस को लेकर हम फिर से आपके सामने आ गए हैं। और इन वीडियोस में हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो एनिमल किंगडम के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्योंकि एनिमल किंगडम एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत सारे बच्चे इग्नोर कर देते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि इसको याद करना है। एक और पर्पस है हमारे इस प्रकार के वीडियो देने का कि जो आपके साथ के कई ऐसे बच्चे हैं जिनको भ्रम है, जिनको ऐसा लगता है कि एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक है उसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ है जिसको समझने में बड़ी कठिनाई होगी, वो वही मैं डिकोड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये मेरा जो टॉपिक है, जो सीरीज है, इसे हम डिकोडिंग ऑफ एनसीईआरटी के नाम से कह रहे हैं। तो खैर, उस सीरीज में हमारा आज का लेक्चर नंबर 6 और आज हम बात करेंगे फाइलम सिलेंट्रेटा की। सिलेंट्रेटा को ही हम चाहें तो निडेरिया के नाम से जान सकते हैं। अब ये दोनों नाम जो लिखे गए हैं, दोनों नाम का एक पर्पस है। जैसे सिलेंट्रेटा जब हम कहते हैं तो एक शब्द होता है सिलेंट्रॉन, और ये उसी से बना हुआ शब्द है कि इस ग्रुप के जितने भी मेंबर होंगे इनके बॉडी के अंदर सिलेंट्रॉन होगा। अब सिलेंट्रॉन क्या है? अगर आप इसको कंपैरिजन करना शुरू करोगे तो आपको पिछला फाइलम याद आना चाहिए जहां पे आप पोरीफेरा का जिक्र कर रहे थे। वहां भी शरीर में एक कैविटी तो थी, लेकिन उस कैविटी को हम स्पॉन्जोसील के नाम से जानते थे, स्पॉन्जोसील। और यहाँ पर बॉडी में एक कैविटी है, ये सिलेंट्रॉन है। लेकिन वास्तव में ना स्पॉन्जोसील ना सिलेंट्रॉन कोई भी बॉडी कैविटी यानी सीलोम नहीं है। इसलिए ये सील जब जो शब्द लिखा है, इसको लेकर आप सीलोम के करीब बिल्कुल नहीं जाएंगे। सील का मतलब होता है कैविटी, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ शरीर में, जैसे मैं जिक्र करूं हाइड्रा का, क्योंकि मुझे लगता है हाइड्रा की अवेयरनेस थोड़ी ज्यादा है। आपकी टेक्स्ट बुक में हाइड्रा का डायग्राम नहीं बना के दिया गया है, लाइक ऐसे। तो यहाँ जो बीचों बीच में आपको एक कैविटी दिखाई दे रही है, इस जगह पे देखें हम लोग। तो यस, एक सेकेंड में कलर चेंज कर रहा हूं। तो यहाँ जो बीचों बीच में एक कैविटी दिखाई दे रही है सर, इसी का नाम सिलेंट्रॉन है। तो इस ग्रुप के जितने भी मेंबर्स होंगे, वो चाहे जिस फेज में पाए जाते होंगे, दे मस्ट हैव एन सिलेंट्रॉन। अब मैं बात कर रहा था कि स्पॉन्जोसील से कंपैरिजन क्यों करें। इसलिए करें क्योंकि स्पॉन्जोसील जो है वो सिर्फ एक कैविटी है जो वाटर कैनाल सिस्टम या ट्रांसपोर्ट सिस्टम में मदद करता है। और यहाँ का जो सिलेंट्रॉन है, इसे बॉडी कैविटी ना कह करके सर हम नाम देते हैं गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। गैस्ट्रो इसलिए क्योंकि सर कुछ गैस्ट्रिक फंक्शन भी है इसका, यानी डाइजेशन का ताल्लुक है इससे। और वैस्कुलर इसलिए कि सर ये ट्रांसपोर्ट की मदद करता तो है, बॉडी के अलग अलग हिस्सों में चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में मदद करता है, इसलिए हम इसे नाम देते हैं गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। खैर, तो पहली बात क्लियर होनी चाहिए, सिलेंट्रॉन के जो मेंबर्स हैं, दे ऑल द मेंबर्स मस्ट हैव एन central cavity and that is known as coelentron and that is compared with a gastrovascular cavity। अब बेहतर है इसकी तुलना अगर आप कर रहे हैं तो अपनी एलिमेंट्री कैनाल से भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारी एलिमेंट्री कैनाल का भी ताल्लुक डाइजेशन से है। दूसरा जो शब्द हम आपको मेंशन यहाँ पे कर रहे हैं, जो ब्रैकेट में लिखा है निडेरिया। एक और बड़ी विशेषता है कि इन जो ऑर्गेनिज्म हैं, इनके पास एक विशेष प्रकार की सेल पाई जाती है जिसे हम नीडोसाइट्स कहते हैं। सरल भाषा में लोग इसको दंश कोशिकाएं या स्टिंगिंग सेल के नाम से भी जानते हैं। ये इनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है। पूरे एनिमल किंगडम में सर इतनी कॉम्प्लेक्स सेल नहीं पाई जाती। ये बड़ी सरप्राइजिंग बात है कि अभी हम एनिमलिया किंगडम में एंट्री ही किए हैं, अभी दूसरा ही फाइलम पढ़ रहे हैं, लेकिन सर एक सेल इतनी इवॉल्व हुई है, स्ट्रक्चरली और फंक्शनली इतना मॉडिफाई हुई है कि हम मैमल तक पहुंच जाएंगे, बट इतनी कॉम्प्लेक्स सेल हमको नहीं मिलेगी। तो सर फाइलम का नाम क्लियर होना चाहिए। सिलेंट्रॉन को ही हम, जो सिलेंट्रॉन है उसकी तुलना हम गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी से कह रहे हैं, और इसी वजह से इस फाइलम का नाम सिलेंट्रेटा है। निडेरिया नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इनके पास नीडोसाइट्स पाई जाती हैं। अब फाइलम में आते हैं। दे आर एक्वेटिक, यानी हमेशा ये सभी मेंबर पानी में पाए जाएंगे। अब पानी की बात की है तो जाहिर है फ्रेश वाटर में भी होंगे और समुद्र में भी होंगे, लेकिन फिर से वही शब्द जो आपने स्पॉन्जेस में पढ़ा था, दैट इज मोस्टली मरीन। ज्यादा जो मेंबर होंगे वो समुद्र में होंगे, लेकिन ये नहीं कहा जा रहा है एक्सक्लूसिव मरीन। एक्सक्लूसिव मरीन जब पढ़ना होगा तो आप आगे पढ़ेंगे, इकानोडर्मिटा फाइलम है, टीनोफोरा है।
तो ये एक जनरल सी बात हुई कि सर पानी में पाए जाते हैं, लेकिन ज्यादातर मेंबर जो है वो समुद्र में होते हैं। फिर एक शब्द लिखा है ससाइल। ससाइल का मतलब होता है कि सर स्थिर रहते हैं, और दूसरा उसी के साथ लिखा हुआ है फ्री स्विमिंग। यानी कुछ मेंबर ऐसे हैं जो ससाइल हैं, ससाइल का मतलब स्थिर अवस्था में है, और कुछ मेंबर ऐसे हैं जो फ्री स्विमिंग होते हैं। अभी हम आपको आगे बता पाएंगे। फिर आगे शब्द है रेडियली सिमेट्रिकल। तो ये जितने भी सिलेंट्रॉन्स होते हैं सभी को आप देखेंगे दे शो द रेडियल सिमेट्री। कोई एक्सेप्शन हो आपको तो याद आना चाहिए, मैंने जहां आपको सिमेट्री पढ़ाई होगी वहां आपको बताया होगा कि पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर एक जगह फाइसिलिया आप पढ़ते हैं, एक्सेप्शनली दैट शोज द बाइलेटरल सिमेट्री। अदरवाइज ये तो रेडियल सिमेट्री है। दिस जब आप स्पॉन्जेस में थे तो ज्यादातर स्पॉन्जेस एसिमेट्रिकल थे, सिर्फ दो एक्सेप्शन थे, क्योंकि जैसे जैसे आप फाइलम पढ़ते जाएंगे ना तो पीछे वाले फाइलम को कस के पकड़ना होगा। हम अगर फाइलम इंडिपेंडेंट पढ़ेंगे तो कभी कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे और हमारा कंफ्यूजन हमेशा बना रहेगा। सर एक्वेटिक स्पॉन्जेस भी थे, ज्यादातर मरीन वो भी थे, सर फ्री स्विमिंग की बात की जाती थी या सेसाइल की, ज्यादातर वो भी सेसाइल थे, कॉलोनी के फॉर्म में पाए जाते थे। सर वो सिमेट्री के नाम पे एसिमेट्रिकल थे और हम ज्यादातर रेडियल सिमेट्री हैं। द नेम निडेरिया इज डेराइव फ्रॉम, ये जो निडेरिया का जो नेम है यही बात मैंने अभी आपसे कही कि निडेरिया का नाम जो डेराइव हुआ है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द नीडोब्लास्ट। जो हम नीडोब्लास्ट देखते हैं, ये जिसे हम नीडोसाइट्स भी कह रहे हैं, भाई इमेच्योर है तो उसे हम नीडोब्लास्ट कहेंगे, और मेच्योर हो जाएगा तो उसे हम नीडोसाइट्स कहा करेंगे। तो सर इसी के आधार पे निडेरिया नाम आया हुआ है। विच कंटेन ए स्टिंगिंग कैप्सूल और निमेटोसाइट, इसके अंदर एक कैप्सूल होती है, जैसे आप इसी जगह देखें ये डायग्राम बना हुआ है, ये नीडोब्लास्ट का है। आप अगर इसको मेच्योर फॉर्म में कहना चाहें कि भाई अगर आपको लग रहा है कि ये मेच्योर है तो हम इसी जो नीडोब्लास्ट कह रहे हैं इसी को हम चाहें तो नीडोसाइट भी कह सकते हैं, नीडोसाइट। इसके अंदर अगर आप देखें ये तो पूरी सेल है, इसके अंदर अगर आप देखें तो एक ये कैप्सूल जैसा दिखाई दे रहा है, एंड यस इसी को कहा जा रहा है विच कंटेन ए स्टिंगिंग कैप्सूल नोन एज ए निमेटोसाइट। तो इसके अंदर जो है वो है निमेटोसाइट। हालांकि इसको निमेटोसाइट को हम निमेटोसिस्ट भी कहते हैं, निमेटोसिस्ट। यस तो जो सेल है उसका नाम है नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट, उसके अंदर जो कैप्सूल है उसका नाम है निमेटोसिस्ट या निमेटोसिस्ट या साइट। इसी को हम लोग नाम दे रहे हैं स्टिंगिंग कैप्सूल, और इसी की वजह से इसका नाम रखा गया था, एंड दैट इज स्टिंगिंग सेल। तो ये बात थोड़ा कंफ्यूजन में कई बार बच्चों के आ जाती है, फिर से समझ लें, जो सेल है उस सेल का नाम है नीडोसाइट, उसकी इमेच्योर अवस्था को कहते हैं नीडोब्लास्ट। चूंकि इसके अंदर एक कैप्सूल पाया जाता है, फ्लूइड फिल्ड कैप्सूल है, अंदर से निमेटोसिस्ट कहें या निमेटोसाइट कहें, तो उस कैप्सूल की वजह से इसका नाम स्टिंगिंग सेल कहते हैं, और इसको हम लोग स्टिंगिंग कैप्सूल कहते हैं, स्टिंगिंग कैप्सूल। तो इसमें अंदर एक बड़ा सा धागा लगा होता है, ये देखिए बाहर निकलता हुआ दिखाया जा रहा है। इस धागे के ऊपर बहुत सारे स्पाइन्स होते हैं, इन्हीं को हम लोग बार्ब और बार्ब्यूल्स कहते हैं, यानी कांटे हैं ये, तो जो इनके फंक्शनल फिजियोलॉजी में मदद करते हैं। भाई बड़े हैं तो बार्ब कहेंगे, अदरवाइज बार्ब्यूल्स। तो फिर से बात आ रही है कि जो नाम दिया गया है निडेरिया, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ निमेटोब्लास्ट या निडोसाइट्स which contain a stinging capsule or the nematocyte present on the tentacles and the body। पूरे शरीर पर पाए जाते हैं या ज्यादातर उनके पास जो टेंटिकल हैं, क्योंकि इनके शरीर में अगर आप देखें तो सर इनका जो माउथ वाला हिस्सा है एंड दैट इज सराउंडेड बाय, जो माउथ वाला पार्ट है, एंड ये जो यहाँ पर देखेंगे भी आप कि जो माउथ हम जिसे नाम देंगे, हालांकि माउथ कहना गलत है लेकिन फिर भी हम माउथ या एनस कह लें, ये जो सराउंड होता है इसी को हम टेंटिकल कहते हैं, ये भी इनका फीचर है। तो जो नीडोब्लास्ट की बात हो रही है ज्यादातर तो टेंटिकल पर ही पाए जाते हैं इस जगह पे, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो पूरे शरीर पे पाए जाते हैं, कहीं भी आप किसी हिस्से में देखेंगे, लेकिन इसका जो ज्यादातर जो लोकेशन है वो वही है। अब सर नीडोब्लास्ट का काम क्या है, भाई इतनी महत्वपूर्ण सेल का आपने जिक्र किया कि पाई जाती है, तो नीडोब्लास्ट आर यूज्ड
फॉर एंकरेज, एंकरेज का मतलब चिपकाना जरूरत पड़ने पर, और एंकरेज चिपकाना दैट हेल्प इन द लोकोमोशन, इसी वजह से हम कहते हैं ये चलने में मदद करते हैं, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर में मदद करते हैं। फिर डिफेंस, क्योंकि इस जो फ्लूइड फील्ड एक कैप्सूल पाया जा रहा है इसके अंदर कुछ केमिकल्स पाए जाते हैं हिप्नोटॉक्सिन जैसे, जो अगर रिलीज होते हैं तो आसपास के इलाके में अगर कोई इंसेक्ट होता है तो उसको हिप्नोटाइज कर देते हैं और इस तरह से वो आसानी से शिकार कर पाते हैं। एंड फॉर द कैप्चर ऑफ द फूड या कैप्चर ऑफ द प्रे, क्योंकि जब ये डिस्चार्ज होता है बाहर निकलता है तो एक तो वो हिप्नोटाइज हो जाता है, हिप्नोटाइज हो जाने की वजह से इंसेक्ट थोड़ी देर के लिए भ्रमित हो जाता है, तब तक ये बार्ब और बारब्यूज जो होते हैं उसमें कहीं चुभ जाते हैं उसको, जिस वजह से वो नुकसान हो जाता है और चुभ जाने से उससे कोई केमिकल निकलता है, नाम नहीं याद करना है, हालांकि ग्लूटाथायोन एक केमिकल है जिससे सर टेंटिकल मूव करते हैं और शिकार को पकड़ लेते हैं। यानी इसके तीन फंक्शन हम लोग जो साफ साफ देख पा रहे हैं, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर यानी एंकरेज, डिफेंस एंड फूड कैप्चर। तो चूंकि हम डिफेंस में बोल रहे हैं या फूड कैप्चर बोल रहे हैं, इसी को कई जगह लिख दिया जाता है ऑफेंस। भाई सुरक्षा करना के अलावा अटैक करना ही तो हुआ फूड कैप्चर। तो ये इसका एक बड़ा पिक्यूलियर फीचर है, इसलिए सबसे पहले शायद इसी का जिक्र आपकी टेक्स्ट बुक में कर दिया गया कि आप इसको समझ लें कि क्योंकि हम निडेरिया नाम दे रहे हैं तो इसलिए ये जानना जरूरी था। क्या निडोसाइट की बात पूरी हो गई। सर अगला फीचर है सर निडेरियंस एग्जिबिट द टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, हमने पिछले लेक्चर्स में आपको लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात की थी, जो पहला लेक्चर है हमारा उसमें। फिर दूसरा भी शब्द बड़ा आसान है, डिप्लोब्लास्टिक। तो डिप्लोब्लास्टिक अगर कहा जाए तो ट्रू सेंस में सिर्फ निडेरियंस है, हालांकि अगर निडेरिया ऑप्शन में नहीं दिया होता है तो हम लोग स्पॉन्जेस यानी पोरीफेरा भी करते हैं, लेकिन पोरीफेरा पहली चॉइस नहीं होनी चाहिए क्योंकि वहां पर टिश्यू नहीं है। तो ये टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है। फिर देखिए जो सिलेंट्रॉन की बात की गई, दे हैव एन गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। ये जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी का जिक्र कर रहे हैं, इट इज नथिंग बट से सिलेंट्रॉन, ये सिलेंट्रॉन ही है जिसकी तुलना इससे कर रहे हैं। एंड विद एन ओपनिंग दैट्स एन हाइपोस्टोम, इनके पास एक ओपनिंग होती है, जैसे आप इसी जगह ये जो एग्जांपल दिया जा रहा है सर इसी को जोड़ के देख सकते हैं, ये सी एनिमोन है एंड इट इज हाइपोस्टोम, ये टेंटिकल है हमारे दिस, और इसको हम लोग नाम दे रहे हैं सिलेंट्रॉन। इसी को कहा गया गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। तो फिर से देखते हैं, दे हैव एन सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी विद अ सिंगल ओपनिंग हाइपोस्टोम। एक बहुत नया फीचर आ रहा है पहली बार यहाँ पे, डाइजेशन इज एक्स्ट्रासोलर एज वेल एज इंट्रासोलर। इस पॉइंट को पढ़ते वक्त ध्यान दीजिएगा, एक्स्ट्रासोलर डाइजेशन पहली बार आ रहा है, इससे पहले एक्स्ट्रासोलर डाइजेशन नहीं था। क्योंकि जब हम बात कर रहे थे अपने पिछले वाले फाइलम में, यानी हम स्पॉन्जेस में थे, उस जगह पे तो हम लोगों ने जिक्र किया था कि वहां पर सिर्फ इंट्रासोलर डाइजेशन होगा। ये फर्स्ट टाइम यहाँ पर आ रहा है एक्स्ट्रासोलर डाइजेशन। सर थोड़ा सा डाइजेशन इसी सिलेंट्रॉन में होता है, फिर थोड़ा सा इसमें कुछ सेल्स होती हैं उसको नाम देते हैं गैस्ट्रोएंडोथेलियल सेल्स, आप मत याद करें, लेकिन सर डाइजेशन एक्स्ट्रा और इंट्रासोलर डाइजेशन है। वैसे भी हम कहते हैं कि सर एक्स्ट्रासोलर डाइजेशन इंट्रासोलर डाइजेशन से सुपीरियर माना जाता है। उसकी वजह है कि इंट्रासोलर डाइजेशन में सिर्फ एक ही मीडिया प्रोवाइड कर सकते हैं सेल के अंदर, एक्स्ट्रासोलर डाइजेशन में सर अलग अलग हिस्से में अलग अलग प्रकार का मीडिया प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये तो जनरल बात है कि भाई नीडोसाइट्स पाए जाते हैं, इनका अपना फंक्शन है, इनके पास टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, डिप्लोब्लास्टिक हैं, सेंट्रल कैविटी यानी सिलेंट्रॉन है जिसे हम गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहते हैं, जिसमें सिंगल ओपनिंग है। इसी सिंगल ओपनिंग की वजह से आपने कहा था कि चूंकि आप उसे एलिमेंट्री कैनाल मानने को तैयार हो, तो कई बार लोग कहते हैं ब्लाइंड सैग बॉडी प्लान, लेकिन ये प्रेफरेबल आंसर नहीं है, क्योंकि ब्लाइंड सैग बॉडी प्लान का सबसे प्रेफरेबल आंसर था प्लेटीहेल्मिन्थेस। वो ना दिया हो तो यहाँ कहिएगा इस जगह पे, क्योंकि वास्तव में जब हम एलिमेंट्री कैनाल का जिक्र करते हैं तो उस जगह पर हमें ये ध्यान रखना होगा कि मेसोडर्म होनी चाहिए। क्या फिर बाद एक बड़ा अलग फीचर आता है जो आपके किसी अन्य फाइलम में नजर नहीं आता, एंड दैट इज नॉट द सम ऑफ द निडेरियंस। कुछ निडेरियंस ऐसे हैं, फॉर एग्जाम्पल कोरल्स have an skeleton composed of a calcium carbonate। कुछ ऐसे निडेरियंस हैं जो अपने चारों तरफ सर कैल्शियम कार्बोनेट के एक शेल बनाते हैं,
और वो शेल जो होती है वो जाहिर है कैल्शियम कार्बोनेट है तो डिके तो नहीं होगी। तो सर वो शेल एक ऐसी शेल है जो हमेशा बनी रहती है, वो जानवर मर भी जाता है तब भी सर वो शेल वहीं पड़ी रह जाती है और वही हमें कोरल के फॉर्म में समुद्रों में नजर आती है, मूंगा जिसे कहते हैं। तो ये इनका फीचर है, ये सब में नहीं है, कुछ ऐसे कोरल्स हैं, आगे एग्जाम्पल हम आपको कोट कर देंगे। सर निडेरियंस एग्जिबिट टू टाइप्स ऑफ द बॉडी फॉर्म, पॉलिप एंड मेड्यूसी, इसलिए हम कहते हैं दैट शोज द पॉलीमॉर्फिज्म। लेकिन ये जो पॉलीमॉर्फिज्म का जिक्र कर रहे हैं ये स्ट्रक्चरल पॉलीमॉर्फिज्म है और इसी का जिक्र हमसे किया जाता है। तो पॉलिप और मेड्यूसी दो फॉर्म पाई जाती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी मेंबर पॉलिप और मेड्यूसी दोनों फेस शो करें। कुछ ऐसे मेंबर हैं जो सिर्फ पॉलिप फेस शो करते हैं और कुछ ऐसे मेंबर हैं सिर्फ मेड्यूसी फेस शो करते हैं, कुछ दोनों करते हैं। जैसे अगर आप हाइड्रा को पढ़ें, सी एनीमोन को पढ़ें, ये दो जानवर सिर्फ पॉलिप फेस शो करते हैं। अगर आप ऑरिलिया पढ़ें जिसका डायग्राम आपकी किताब में बना हुआ है, अगर अपनी ये पेज को थोड़ा ऊपर करके देखें तो जो दो डायग्राम आपको दिखाए गए हैं, तो अगर मैं ये कहूं कि सर ये ऑरिलिया है जिसे हम जेलीफिश के नाम से जानते हैं और ये मैं कहूं कि सी एनीमोन यानी कि एडम्सिया है, यस, तो ये दोनों अगर आप देखें तो ये मेड्यूसी फेज है दिस, और आप इसको देख सकते हैं इसके लोकेशन के हिसाब से, दैट्स ए फ्री स्विमिंग, ये ससाइल नहीं हो सकता है क्योंकि इसकी आप फोटो देखेंगे तो भी समझ में आ जाएगा। और सी एनीमोन इज यूजुअली द ससाइल, अपने सबस्ट्रेटम से चिपका रहता है। यही बात ऊपर आपसे जोड़ के कही गई थी कि भाई इसमें दोनों कंडीशन पाई जाती है, यस। तो कुछ जानवर ऐसे हैं जो दोनों फॉर्म शो करते हैं, यस। फॉर्मर इज ससाइल, जो हमारी पॉलीफेज है दिस, फॉर्मर का मतलब यहाँ पॉलीफेज से है, ये ससाइल होती है, ससाइल का मतलब सबस्ट्रेटम से चिपकी रहती है। एंड सिलिंड्रिकल फॉर्म, जैसे देखिए दो एग्जाम्पल वही दिए गए, हाइड्रा है और एक एडेम्सिया जिसे सी एनीमोन कहते हैं। वेयर इज द लेटर, लेटर मीन्स मेड्यूसी की बात कर रहे हैं। मेड्यूसी इज अम्ब्रेला शेप, छाते जैसा दिखाई दे रहा है, आप फोटो में देखें ऑरिलिया के, यानी यस इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा और इसमें ऐसे टेंटिकल्स तो लटके ही हुए होंगे लाइक दिस। अम्ब्रेला से फ्री स्विमिंग स्ट्रक्चर लाइक द ऑरिलिया, जेलीफिश कहते हैं इसको। एंड दोज निडेरियंस, जो कुछ ऐसे निडेरियंस है जो दोनों फॉर्म शो करते हैं, ऑरिलिया एंड ये हाइड्रा को छोड़ करके एक एग्जाम्पल आता है ओबिलिया, जिसे हम सी फर के नाम से जानते हैं, इट्स ए सी फर। तो सर दैट शोज द बोथ वन। और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है सर, वो हमारे ख्याल से सर आपके एग्जाम के लिए सर बेहद इंपॉर्टेंट है, आई होप सो। एंड द टर्म इज द मेटाजेनेसिस, दैट इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब ये कहना चाहते हैं कि सर पॉलीफेज भी है यहाँ पर और मेड्यूसी फेज भी है दिस। तो ऑल्टर, जैसे आप कभी फ्यूनेरिया में टेरिडोफाइट्स में पढ़ा करते हैं, तो पॉलिप से मेड्यूसी बन जाता है और मेड्यूसी से पॉलिप बन जाता है, ये ध्यान देना। लेकिन जब पॉलिप से मेड्यूसी बनता है तो ये एसेक्सुअल मोड से बनता है, और जब मेड्यूसी से पॉलिप बनता है तो ये सेक्सुअल मोड से बनता है। तो ये क्रम से पॉलीफेज आती है, फिर मेड्यूसी फेज आती है, फिर पॉलिप फेज आती है, इसीलिए हम लोग कहते हैं दैट्स एन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। लेकिन इस जगह ध्यान रखिएगा, ये वास्तविक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं है, ये फॉल्स टाइप का अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है। इसलिए कि सर मेड्यूसी के बाद जो गैमीट यानी हैप्लॉइड स्टेट बनती है वो बहुत थोड़े समय के लिए होती है, क्योंकि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इसको नहीं कहते हैं। एक्चुअली अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन सर डिप्लॉयड स्टेट से हैप्लॉइड और हैप्लॉइड स्टेट से डिप्लॉयड को कहते हैं, वास्तविकता ये है। लेकिन किताब की लैंग्वेज हम आपको दिखा रहे थे कि दे एग्जिबिट द बोथ फॉर्म, जिनमें दोनों फॉर्म होगी उसे हम कह देंगे अल्टरनेशन जनरेशन। पॉलिप प्रोड्यूसेस द मेड्यूसी बाय एसेक्सुअली एंड मेड्यूसी प्रोड्यूसेस द पॉलिप बाय द सेक्सुअली, यही बात। लेकिन वास्तव में ट्रू अल्टरनेशन जनरेशन आपने जब कभी पढ़ा हो तो इसे कहते हैं। तो इस जगह पर जो आपकी पॉलिप और मेड्यूसी है वो तो आपकी डिप्लॉयड फेज है, लेकिन जो गैमीट्स हैं जिसे हम हैप्लॉइड फेज कहना चाहते हैं वो बहुत थोड़े समय के लिए हैं, इसीलिए वास्तविक ये अल्टरनेशन जनरेशन नहीं कहलाता है। इसीलिए हम एक नया शब्द प्रयोग करते हैं, दैट इज अ मेटाजेनेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो सर ये इसकी बेसिक फीचर्स रहे, मैं एक बार रिपीट कर दूं। इनकी बॉडी में एक सेंट्रल कैविटी पाई जाती है, इसी वजह से आपने इसका नाम सिलेंट्रॉन रखा या सिलेंट्रेटा रखा।
सर शरीर पे आपके पास स्पेशल सेल है जिसे निडेरिया कहते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जमीन पे नहीं पाए जाते हैं, ज्यादातर मरीन हैं, फ्रेश वाटर में भी होते हैं। कुछ मेंबर ससाइल और फ्री स्विमिंग हैं। आप देख सकते हैं कि सर ये मेंबर हमारे पास जो है इट इज ए ससाइल एंड इट इज ए फ्री स्विमिंग। रेडियली सिमेट्रिकल है, पहले ही आप पढ़ चुके हैं। फिर निडेरिया इज डिराइव फ्रॉम, कहाँ से आया है, नीडोब्लास्ट से या नीडोसाइट से, जिसके पास अपनी स्टिंगिंग सेल्स हैं, जिसकी वजह से स्टिंगिंग कैप्सूल होने की वजह से स्टिंगिंग सेल है, जिसका काम लोकोमोशन में, डिफेंस में, ऑफेंस में, फूड कैप्चर में है। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इस जगह पे। साथ में डिप्लोब्लास्टिक हैं और यहाँ पर सेंट्रल वेस्कुलर कैविटी पाई जाती है। एक बीचों बीच में एक आपके पास कैविटी है, एक ही ओपनिंग है हाइपोस्टोम, तो मैंने बोला ब्लाइंड से कह सकते हैं, लेकिन प्रेफर नहीं करेंगे हम इस जगह पे। डाइजेशन पहली बार यहाँ पर एक्स्ट्रासेलुलर हो रहा है, इससे पहले तक जब डाइजेशन होता था तो सिर्फ इंट्रासेलुलर होता था। सब कोरल्स का जिक्र किया गया, कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रीट करते हैं। फिर स्ट्रक्चरल पॉलीमॉर्फिज्म शो होती है, कुछ पॉलिप और कुछ मेड्यूसी का जिक्र है। एक और बात जो आपकी टेक्स्ट बुक में हमारे ख्याल से छोड़ दी जा रही है, इस जगह पे छोड़ दी जा रही है और आपको जरूर जानना चाहिए, यस, नर्वस सिस्टम। यहाँ पहला ऐसा फाइलम है जहां हम नर्वस सिस्टम का भी जिक्र करते हैं। पहली बार आ रहा है नर्वस सिस्टम और इनके जो न्यूरॉन्स होते हैं दैट्स ए नॉन पोलर प्रिमिटिव टाइप के न्यूरॉन्स हैं। दे आर प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ ए इंट्रा एपिडर्मल नर्व नेट, इंट्रा एपिडर्मल नर्व नेट, एपिडर्मल नर्व नेट, यस। लेकिन नॉन पोलर न्यूरॉन है, मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम है, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन नर्वस सिस्टम एक ऐसा है जहां सीएनएस नाम की चीज नहीं है, ब्रेन नहीं है। यानी जब कभी आपसे कोई कहता है कि क्या तेरे पास दिमाग नहीं है क्या, तो आपको पता नहीं चलता, इज आस्किंग अबाउट कि वेदर यू आर सिलेंट्रेट। खैर, ये बात ध्यान रखिएगा, नर्वस सिस्टम के साथ हैं जरूर, लेकिन सर ब्रेन यानी सीएनएस नहीं है। अब जिक्र कर लेते हैं सर एग्जाम्पल का। आपके पास कुल 5 एग्जाम्पल यहाँ दिए गए हैं, दिख जो रहे हैं, लेकिन ऊपर भी कुछ दिए हैं, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। देखिए ऑरिलिया, ओविलिया और हाइड्रा, 3 का जिक्र इन्होंने ऊपर ही कर दिया, इसीलिए एनसीईआरटी थोड़ा संक्षेप में लिखती है चीजों को, इसलिए शायद ध्यान ना गया हो। एक एग्जाम्पल फाइशीलिया, पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। सर इसमें एक्सेप्शनल बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, इस बात का गौर करिएगा। इससे फाइलम नहीं कुछ बिगड़ जाता है, लेकिन इसकी विशेषता अलग है। फिर एडम्सियस सी एनेमोन, जिसकी फोटो ऊपर दिखाई गई, रेडियल सिमेट्री है, लेकिन अगर जिस दिन आपको बाई रेडियल मिल जाएगा उस दिन इसे प्रेफर कर लीजिएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर पेनेटुला सी पैन और जॉर्जोनिया सी फैन, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर हैं। सी पेन या सी फैन इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब मोलस्का और इकायोडर्मेटा में पहुंचेंगे तो ऐसे कई नाम आपको मिलेंगे जिसमें नाम के आगे, कॉमन नेम के आगे सी लगा होगा, तो ये पहचानना उस समय बड़ा मुश्किल हो जाता है कि सी फैन बिलोंग्स टू विच फाइलम। या हम आपसे बोलेंगे सी अर्चिन, हम आपसे बोलेंगे सी हेयर, तो कंफ्यूजन बढ़ेगा। और लास्ट एग्जाम्पल है मेंड्राइना, ब्रेन कोरल कहते हैं क्योंकि इनकी जो कैलकेरियस शेल होती है इतनी ज्यादा रिलीज होती है कि सर वो काफी हैवी हो जाती है, लेकिन सर इट इज नोन एज एन फ्लोटिंग स्टोन। यही सर फ्लोटिंग स्टोन है, पानी में डाल दिया जाता है तो तैरता रहता है। तो अभी हमने आपसे कहा कि जो हमारे कोरल्स हैं वो शैलो वाटर में पाए जाते हैं, तो जो राम सेतु बना था रामायण के समय, आपने सुना था, वो पत्थरों का जिक्र किया जाता है कि पत्थर पानी में तैरते थे। श्री नाम का नाम लिख देने से एक्चुअली दे वर नथिंग बट से ब्रेन कोरल। वो मेंड्राइना था, समुद्र का किनारा था, शैलो वाटर था, वही डाल के राम सेतु बनाया गया। खैर, दिस इज ऑल अबाउट योर सिलेंट्रेट। तो ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक थी। मैं फिर आप में से सबको जिक्र कर दूं कि सर आप इसमें हम एक छोटे से पेज में लेकर हम आपको एनसीईआरटी डिकोड कर रहे हैं। ये मेरा क्लासरूम लेक्चर नहीं है, मैंने क्लासरूम लेक्चर के लिए अलग तरीका बना रखा है। अगर आप उसे इंटरेस्टेड हो तो उस जगह आप अपने प्ले स्टोर पे जाइए, हमारे ही नाम से, डॉक्टर कमलेश नारायण के नाम से ऐप है, उसे डाउनलोड करें और वहां पर जूलॉजी प्रीमियम कोर्स को सब्सक्राइब करें। यू विल गेट ऑल द क्लास वीडियो लेक्चर्स ऑलरेडी पोस्टेड देयर। वहां पर हम रेगुलर हर 3-4 दिन पर टेस्ट कराते हैं 2021 के स्पेशल सीरीज में। लेकिन सर इस जगह पर इस सीरीज का हमारा पर्पस सिर्फ एक छोटा सा प्रयास है, और उन बच्चों के लिए जो अपने आप को बेहद कमजोर और लाचार समझ रहे हैं एनसीईआरटी की लैंग्वेज को लेकर।
जबकि मैं यही दिखा रहा हूं कि इसके लैंग्वेज में कुछ भी नहीं है, सिर्फ शब्दों को डेसिफर करना है। और डेसिफर करते वक्त आसपास कंपैरिजन जरूर करिए, पीछे की चीजों को फाइलम को कोरिलेट करिए। अगर कोरिलेट नहीं करेंगे तो लाइनें क्या, पूरी किताब आप कई बार पढ़ जाएंगे, बट यू विल नॉट एबल टू रिमेंबर। कोशिश करिए, समझ के पढ़िए, हर शब्दों को समझ के पढ़िए। जैसे लिखा है मोस्टली मरीन कहीं पर, तो ये जानिए कि मोस्टली मरीन का मतलब क्या लिख रहा है, क्योंकि ज्यादातर समुद्री हैं, सभी समुद्री नहीं हैं। जैसे नीचे लिखा है दे शो द पॉलिप एंड मेड्यूसी, इट डज नॉट मीन्स कि ऑल द मेंबर शोज द पॉलिप एंड मेड्यूसी, सम शोज द पॉलिप एंड सम शोज द मेड्यूसी। तो यही लाइनें डिसफर करनी है, और डिसफर करके जब आप पढ़ लें तो एक बार मेमोराइज जरूर करें कि कितनी चीजें आपके पास सीक्वेंस में याद रही। यही एक छोटा सा प्रयास है। आपको तकलीफ होती है तो वीडियो को आप 2-4 बार देखें। किताब हम जो आपको दिखाई दे रहा है वीडियो में, ये बुक आपके पास होगी। अगर सिर्फ आप लेक्चर को सुनेंगे तब भी शायद हमारी बात आप तक पहुंच जाएगी, क्योंकि टेक्स्ट बुक तो आपके पास ऑलरेडी है। तो सर, हमारा प्रयास कैसा लगता है, इस प्रयास को भी आप जरूर कमेंट में बताएं। एंड बिकॉज दैट आपका जो कमेंट है, दैट इज एन इंस्पिरेशन फॉर मी। एक छोटा प्रयास, छोटी कोशिश आपके लिए 2021 की तैयारी करने के लिए। यस, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।